दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त और होस्ट तकमील अहमद आपके अपने यूट्यूब चैनल बज़ इन टांडा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारत में किसानों को लेकर जो 3 कानून बनाए गए हैं, किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी के सिलसिले में राष्ट्रीय लोकदल के उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं जनाब डॉक्टर मसूद साहब, ये भी टांडा के इनामीपुर में एक महापंचायत करने जा रहे हैं। तो हम बात करने चल रहे हैं कि जो 15 मार्च 2021 को प्रस्तावित है, आज हम उसके पूर्व संध्या पे आपसे मिल रहे हैं कि हम बात करने चल रहे हैं कि 15 मार्च को यानी कल होने वाली महापंचायत की कितनी तैयारियां हो चुकी हैं और कितने किसानों के आने की यहाँ पे की उम्मीद है। ऐसा है कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने पूंजीपतियों को हितों को साधने के लिए चोर दरवाजे से विधेयक ले आ करके 3 काले कानून बनवाए। ये किसानों की बर्बादी का कारण बनेगा और मोदी जी ने एक एक करके इस देश का पूरा मामला पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है। यही किसान बचा था, इन किसानों को पूंजीपतियों के हवाले करने जा रहे हैं, उनको गिरवी रखने जा रहे हैं। यह देश किसानों का है। हम राष्ट्रीय लोकदल के लोग हैं, चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर चलने वाले लोग हैं। चौधरी चरण सिंह जीवन पर्यंत किसानों, खेतिहर मजदूरों, गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय लोकदल के लोग चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर चलने के नाते अब चौधरी अजीत सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चौधरी जैन जी जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो 3 काले कानून हैं, एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही है, हम लोग उसके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। और किसान जो है टिकरी बॉर्डर पर, सिद्धू बॉर्डर पर और गाज़ियाबाद बॉर्डर पर बैठा हुआ है। हम लोग उसका समर्थन तक करते हैं किसानों का। और जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते और जब तक एमएसपी पर किसानों की फसल की गारंटी नहीं मिल जाती खरीदारी की, तब तक हम ये आंदोलन चलाते रहेंगे। मोदी जी को चाहिए कि इन 3 कानूनों को वापस कर लें, काले कानूनों को। अब वो इसके लिए तैयार नहीं है, पूंजीपतियों के दबाव में काम कर रहे हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि पूरे देश का किसान सड़कों पर है। हम पूरे देश में टहल करके किसानों को समझा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, उनके हितों के बारे में बता रहे हैं। और किसानों का ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि वो 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते। अगर मोदी जी ऐसा नहीं करते हैं, उनको गलतफहमी है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, तो इस देश का किसान उनको कामयाब नहीं होने देगा। और हम 2024 तक, जब तक मोदी जी सत्ता से हट नहीं जाते, तब तक संघर्ष करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। मोदी जी के जाने के बाद जो सरकार आएगी, उससे हम इन 3 काले कानूनों को वापस कराने का काम करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि कृषि को डिजिटल क्षेत्र में डाल रही है, इसके पहले कि जब ये तीन कानून नहीं आए थे, उसके पहले भी चाहे वो रेलवे की बात हो, लाल किले की बात हो, तमाम तरह के क्षेत्रों को निजीकरण क्षेत्रों में डाला गया। लेकिन तब किसी भी अपोजिशन की पार्टियों ने इतनी बेबाकी से मुद्दे को नहीं उठाया। क्या तब उठाया गया होता जिसमें और लोगों का भला होता? क्या तब ये नौबत आ सकती नहीं आती क्या? ऐसा है कि इस देश में 80 करोड़ किसान हैं। मोदी जी की निगाह में 2 पूंजीपति अडानी और अंबानी वो भारी पड़ रहे हैं। लगता है कि जैसे मोदी जी को उन्हीं 2 वोटों से प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था। ये किसान जो है इस देश की रीढ़ है। किसानों ने इनको प्रधानमंत्री बनाया था। यही किसान अब अपने वोट के जरिए उनको ज़मीन पर लाने का काम करेंगे। इसके पहले जो है किसानों को ये पता ही नहीं था, वो समझते ही नहीं थे कि मोदी जी जो है पूंजीपतियों के हितों में देश को गिरवी रख रहे हैं। और लाल किला बिक गया, हवाई अड्डे बिक गए, परिवहन विभाग बिकने जा रहा है, LIC बिक गया, मतलब कुछ बाकी नहीं रहा। अब वो जो है
लाल किला उन्होंने बेचा और इसके बाद अब अंडमान निकोबार जैसे द्वीप समूह को भी बेचने जा रहे हैं। उसके बाद जब इसके बाद उन्होंने किसानों के ऊपर हाथ डाला, तब किसान ने समझा। पहले किसान समझ रहा था मोदी जी झूठ बोलने के बादशाह, झूठ बोलने की मशीन है। मोदी जी सुबह से लेकर के शाम तक जब तक 10-20 झूठ ना बोलने तब तक उनको खाना नहीं पचता है। तो किसान तब तक उनके झांसे में था। वो समझ रहे थे कि मोदी जी हमारे हित के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये तीनों काले कृषि कानून आए तब इनको पता लगा कि मोदी जी का मकसद कुछ और है, इसलिए किसान अब सड़क पर है। एक अगर थोड़ा बैक में चला जाए, जब 1991-92 में उदारवादी की नीति आई थी तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों को निजीकरण में डाला गया था। तो वो वाली 1991-92 वाले अगर इनमें और 2020-21 में कितना फ़र्क है? ऐसा है, उस वक्त तो किसान ये समझता था हमारी मर्जी, उस वक्त ये समझता था हमारी मर्जी, हम लें या ना लें, हम करें या ना करें, और सरकार हमारे लिए व्यवस्था कर रही है तो अच्छा ही है। लेकिन अब ये जो पूंजीपति अडानी अंबानी सामने आ गए और डीजल 85 रुपये लीटर और पेट्रोल 100 रुपये लीटर, एलपीजी गैस सिलेंडर जो है 850 रुपये का, तो अब जो है लोगों के समझ में बात आई कि कुछ गड़बड़ है। और अब जब निर्मला सीतारमण जी ने इन मुद्दों पर पार्लियामेंट के अंदर गैस डीजल पेट्रोल के मुद्दे पर जब उन्होंने खुल करके कहा कि हम ये महंगाई बढ़ रही है मानते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये प्राइवेट हाथों में है। निर्मला सीतारमण जी जो इस देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में जवाब दिया कि डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें मैं रोक रहा हूँ आपको। इधर मैं देख रहा हूँ कि 10 दिनों से टांडा में 90 रुपया 44 पैसा हम पेट्रोल भरवा रहे हैं। 10 दिनों से कोई बदलाव उसमें नहीं हुआ है, कोई डायनामिक प्राइस नहीं। क्या मतलब ये जब चुनाव आता तब कोई उसमें नहीं होता है क्षेत्रों में, ये कहाँ तक की? उस पर तो मैं नहीं कहना चाहता। अभी तक तो हिंदू मुसलमान चल रहा था ना, हिंदू मुसलमान जाति धर्म मजहब में उलझा के रखे थे। अब जो है जब निर्मला सीतारमण जी ने कह दिया कि प्राइवेट हाथों में ये चीज़ें हैं, गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल, हमारा हाथ नहीं, तो जब ये ज़मीन प्राइवेट हाथों में चली जाएगी, लाल किला प्राइवेट हाथों में चला गया, और आप देखिए प्लेटफार्म का टिकट 5 रुपये का 30 रुपया हो गया, और स्लीपर का टिकट जो है स्लीपर का टिकट 835 रुपये हो गया। तो यही तो बात इसमें भी कहेंगे कि भाई उस प्राइवेट तेल गैस प्राइवेट होने के नाते उनका बस नहीं चलता, तो ये भी तो प्राइवेट हाथों में जा रहा है, तो इस पर उनका कैसे, यही बात तो कहेंगे बाद में। इसलिए अब किसान समझ गया है, किसान सड़कों पर है। और हम उत्तर प्रदेश की जो योगी जी की सरकार है 2022 तक उसको सत्ता से उतारने का अहद कर चुके हैं। पहले उसको उतारेंगे, सत्ता वो बीजेपी ख़त्म करेंगे और हमारा गठबंधन होंगे। हम अपनी सरकार बनाएंगे, सरकार को अपने हाथों में लेकर के बहुत कुछ ये सही करेंगे। और 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव है, वहाँ भी हम मोदी जी का दिमाग सही करने का काम करेंगे। हम का मतलब किसान, इस देश का किसान मोदी जी को जिस शान शौकत से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था, उसी शान शौकत से उनको ज़मीन पर लाएगा, तब उनको पता लगेगा सत्ता क्या होती है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग और ख़ास करके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की हैसियत से सत्ता के मद में चूर हैं, वो किसी की कुछ सुन नहीं रहे हैं। 2 साल हो गए, 3 साल और है। तो आखिरी सवाल है, तो जो 15 को होने वाली है, इसमें सभी तैयारियां हो चुकी हैं कि कुछ होने बाकी है? नहीं, ऐसा है कि तैयारी तो जब तक है प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक चलती रहती है। प्रोग्राम है, चौधरी जयंत जी आ रहे हैं। टाइमिंग क्या होगी उनके आने की? शानदार 12 से 3 शानदार प्रोग्राम होगा, देखने लायक प्रोग्राम होगा। आइए, आप लोगों का हम स्वागत करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जयंत जी चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, लोगों के दिल में जगह है,
लोग उनको देखने और सुनने ज़रूर आएंगे। और मेरी अपील है नौजवानों से खास करके कि जैन जी भी जीन्स पैंट वाले हैं, जीन्स और पैंट और शर्ट वाले हैं। नौजवानों से कहूँगा कि आवें, जैन जी की बातों को सुनें, उस पर मनन करें और जैन जी ऐसे नौजवान को आगे बढ़ाने का काम करें, समझे नहीं हैं, जिससे कि उनके भी हाथ मजबूत हों। आखिरी सवाल है कि किसान आंदोलन के जो इस समय सबसे मेन चेहरे हैं राकेश टिकैत साहब के बाद जो आप बंगाल निकल चुके हैं, आप उसके बारे में क्या कहेंगे थोड़े से? ऐसा कि वो भी किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं राकेश टिकैत जी, हम भी किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम दोनों कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। वो गए, उनका स्वागत करते हैं हमको भी मौका मिलेगा तो हम भी बंगाल जाने का काम करेंगे, है ना, हम भी जाएंगे। तो आपने देखा कि राष्ट्रीय लोकदल के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब डॉक्टर मसूद साहब ने 15 मार्च को होने वाली किसान महापंचायत के लिए तमाम तैयारों के बारे में जिक्र किया और उनकी क्या नीति है, किस तरीके से किसानों के खिलाफ जो कानून आया किस तरीके से उनको हम रद्द कराने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।